स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एल को डॉक्टर ओन्स अपने साथ में ले गए थे। इसी के साथ में मैक्स को भी वेक्ना के विजन्स आने लगे थे, यानी कि मैक्स जो कि है वो वेक्ना का अगला टारगेट है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम जॉन, माइक और विल को देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ओन्स के लोग इन तीनों से बात करने आए थे और बताने आए थे कि एल अब यहाँ पर वापस लौट के नहीं आएगी। माइक को इस बात पे वंडर होता है कि काश उसे वो अपने साथ ले जाती अगर उन दोनों के बीच झगड़ा ना हुआ होता। एल ने माइक के लिए एक लेटर भी लिखा था। ये लोग इन तीनों को कुछ नहीं बताते कि एल को आखिर ये लोग अपने साथ क्यों लेके गए हैं। हो सकता है कि वो अनसेफ भी हो। माइक जब एल का दिया हुआ लेटर खोलता है तो उसमें लिखा था कि एल अब वापस से सुपर हीरो बनने के लिए जा रही है। आखिर इसका क्या मतलब था कि एल को अपनी पावर्स वापस चाहिए और इसी कारण वो किसी के पास गई है। स्कूल के अंदर हम मैक्स को देखते हैं जो कि अभी भी उसी वॉल क्लॉक को देख रही थी और विजन से बाहर नहीं निकली थी। तभी उसके दोस्त वापस आते हैं जो कि उसे विजन से बाहर निकालते हैं और मैक्स अब यहाँ पे सब कुछ बताती है। इस टाइम तक यहाँ पे नैन्सी और रॉबिन भी पहुंच चुके थे। मैक्स बताती है कि जो काउंसलर की रिपोर्ट के अंदर लिखा था उसके अंदर ग्रेसी और फ्रेड दोनों के वही सिम्टम्स है जो सिम्टम अभी मैक्स के साथ में हो रहे हैं, यानी कि उसे भी हेडेक हो रहा है, उसके नोज में से ब्लड निकल रहा है, उसे अलग अलग विजन्स आने लगे हैं। ये सारी चीजें जिसके साथ में भी अगले 7 दिन से हो रही हो, उसके अगले 24 घंटे बाद में उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि ये सेम पैटर्न ग्रेसी और फ्रेड के साथ हुआ था। यानी कि मैक्स के पास अब सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स है, क्योंकि ये सारे के सारे सिम्टम्स मैक्स के साथ में भी कुछ दिनों से चल रहे हैं और पिछले 24 आवर्स से उसे ये विजन हद से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सब लोग मैक्स को समझाते हैं कि ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, उसे कोई भी नहीं मार सकता, सारे लोग उसके आसपास ही रहेंगे। यहाँ हम ग्रेसी के बॉयफ्रेंड जेसन को देखते हैं। जैसा कि एडी के दोस्तों ने जेसन को बताया था कि एडी को डस्टिन ढूंढ रहा है, इसी कारण जेसन यहाँ डस्टिन के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पे उसका वेलकम करने के लिए एरिका खड़ी थी और एरिका के जवाबों से तो कोई नहीं बच सकता है। जेसन को डस्टिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ डस्टिन, ल्यूकस और स्टीव बैठ के यही सोच रहे थे कि आखिर ये वेक्ना इतने सालों बाद कैसे आया। अगर ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कनेक्टेड है तो हो सकता है कि ये दुनिया मिलियंस ईयर से है, लेकिन आज जब इतने सालों बाद अगर किसी विक्टर नाम की फैमिली का मर्डर हुआ और वो भी पिछले 70 सालों पहले हुआ था, तो ये मर्डर वापस से अभी क्यों एक्टिवेट हुए हैं। वेक्ना आखिर वापस क्यों आया है। अगर वो चाहता तो इतने सालों पहले भी लोगों को मार सकता था, लेकिन अब वो लोगों को चुन चुन के क्यों मार रहा है। इसके पीछे काफी सारी मिस्ट्री है, लेकिन ये बताने वाला और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विक्टर है, जो कि उस इंसिडेंट से बचने वाला सिर्फ एक आदमी था। सेम टाइम पे मैक्स को भी देखते हैं हम, जो कि लेटर्स लिख रही थी उन लोगों के लिए जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। मैक्स को लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बचेगी, इसी के कारण वो जो आखिरी बात सबसे कहना चाहती है वो सब कुछ लेटर में लिख देती है। अब जैसा कि नैन्सी और रॉबिन को ये लग चुका था कि इनके जवाब विक्टर से ही मिल सकते हैं, इसी के कारण नैन्सी इस बार भी स्टीव को अपने साथ नहीं लेके जाती है। रॉबिन को लड़कियों वाले कपड़े पहनाती है और स्टीव यहाँ पे झगड़ ही रहा था, लेकिन फिर भी वो स्टीव को इग्नोर करती हुई रॉबिन के साथ में चली जाती है। यहाँ हम जॉयस को देखते हैं जो कि मरी के साथ में अलास्का पहुंच चुकी थी और यूरी से कांटेक्ट करती है कि वो पैसे लेके यहाँ पे पहुंच चुकी है, अब उसे जल्द से जल्द हॉपर चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ हम हॉपर को देखते हैं जिससे कि रशियन पुलिस वाला कहता है कि आज तुम्हारे पास में आखिरी टाइम है, कैसे भी करके आज के दिन में तुम्हें भागना ही है। जॉयस यहाँ पे पहुंच चुकी है अलास्का के अंदर और जल्द ही वो यूरी से मिलेगी। हॉपर को थोड़ा बहुत यूरी से डाउट था कि कहीं वो धोखा तो नहीं देगा, लेकिन ये रशियन पुलिस वाला कहता है कि उसे यूरी के ऊपर बहुत बिलीव है, क्योंकि वो काफी सारी स्मगलिंग करता है अमेरिका से रशियंस लोगों के लिए, तो उसे बस पैसों से मतलब है, बाकी उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। हॉपर फुल कॉन्फिडेंस में आ चुका था कि अब तो उसे यहाँ से भागना ही है। यहाँ हम घर के अंदर बंद हो रखे जॉन, विल और माइक को देखते हैं, क्योंकि जो लोग इन्हें एल के बारे में बताने आए थे वो लोग अपने साथ में 2 एजेंट्स को भी लेकर आए थे ताकि ये तीनों सेफ्टी से यहाँ पे रह सके, क्योंकि किसी भी टाइम यहाँ पे आर्मी आ सकती है एल को लेने के लिए। लेकिन इन तीनों को भी यहाँ से भागना ही था। जॉन को यहाँ पे एक आइडिया सूझता है, उसे एक पिज्जा वाले का नंबर दिखाई देता है, असल के अंदर ये आर्गिल का नंबर था। यहाँ माइक भी विल से कहता है कि इस बार जब उसका एल से झगड़ा हुआ था तो वो बिल्कुल भी बच्चों वाला झगड़ा नहीं था, ये अब टीनेजर से अडल्ट में बदल चुके हैं। अडल्ट वाला झगड़ा हुआ इन दोनों के बीच में और ये काफी सीरियस मैटर था। यहाँ विल को भी कुछ डाउट है कि क्या पता एल इस टाइम पे कहाँ होगी और वो अच्छे से भी होगी या नहीं होगी, इसी कारण हमें यहाँ से बाहर जाना ही चाहिए। जॉन ने इन दोनों को भी प्लान बता दिया था कि हम पिज्जा वाले के साथ में भाग जाएंगे और ऑफ कोर्स वो इनका दोस्त था तो इन्हें लेकर ही जाएगा। मैक्स यहाँ पे सभी के लिए लेटर्स लिख चुकी थी और अब जब वो यहाँ पर बैठे हुए स्टीव, ल्यूकस और डस्टिन को लेटर्स देती है तो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मैक्स कर क्या रही है। मैक्स मना कर देती है कि अभी ये लेटर्स कोई भी नहीं खोलेगा, मेरे जाने के बाद ही सब लेटर खोलेंगे। मैक्स की इच्छा थी कि आखिरी बार वो अपने मॉम से मिल सके और साथ ही साथ बिली की ग्रेव पे भी जा सके, इसी कारण डस्टिन, ल्यूकस, स्टीव मैक्स के साथ ही जाते हैं। यहाँ नैन्सी और रॉबिन पहुंच जाते हैं मेंटल असाइलम के अंदर स्कॉलर्स बनके। इनके पास में फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे कि ये कॉलेज टॉपर्स हैं और मेंटल्स के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए आए
हैं, लेकिन इसकी परमिशन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर से मिल सकती है और डायरेक्टर इतना इजीली परमिशन नहीं देगा। इसी कारण नैन्सी रॉबिन को पहले ही मना कर चुकी थी कि तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, बात मैं संभाल लूंगी। लेकिन नैन्सी की बातों से साफ पता चल रहा था कि डायरेक्टर इनके आर्टिकल में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और वो विक्टर से किसी भी सूरत में इन दोनों लड़कियों को नहीं मिलने देगा। तब वहाँ पे रॉबिन पहली बार बोलना शुरू करती है और वो रॉबिन जिस तरीके से बोलती है उसके बाद तो डायरेक्टर भी इन दोनों को उस पागल विक्टर से मिलने के लिए हाँ कर देता है। जॉयस और मरी पैसे लेके यूरी के पास में पहुंच जाते हैं। यूरी पहले इनसे बहुत मजाक करता है, लेकिन पैसे गिनने के बाद में उसे बस अपना काम करना था, इसीलिए इन दोनों को इनवाइट करता है, थोड़ी देर के लिए अंदर बिठाता है और कॉफी वगैरह पिलाता है। यहाँ हम हॉपर को देखते हैं जो कि खुद के पैर की चेन को थोड़ा थोड़ा ढीला पहले ही करवा चुका था। वो खुद के हैमर को तोड़ देता है और अंदर जाने का बहाना करता है। शेड में जाने के बाद एक पुलिस वाले को उस पर शक होता है, इसी कारण वो भी पीछे पीछे जाता है। लेकिन हॉपर एक पुलिस वाले को तो मार चुका था, लेकिन एक और पुलिस वाले को शक होता है, इसी कारण वो शेड में आता है। देखते ही देखते हॉपर के साथ उसकी बहुत जोरदार फाइट हो जाती है। वहाँ पे गोलियां तक चल जाती है। बाहर वाले सारे रशियन पुलिस वालों को पता चल जाता है कि अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। हॉपर इतने सारों से एक साथ नहीं लड़ सकता था। सेम टाइम पे रशियन पुलिस वाला भी सोचता है कि वो हॉपर की मदद करे, लेकिन अगर गलती से भी उसने हॉपर की मदद कर दी तो सबसे पहले तो रशियंस उसे ही मारेंगे। इसी कारण वो साइड में चुपचाप ही खड़ा रहता है। हॉपर शेड के ऊपर से बाहर निकल जाता है और शेड के अंदर एक डायनामाइट लगा देता है। जैसे पुलिस वाले उसके अंदर आते हैं तो हॉपर तो वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन ब्लास्ट होने के कारण काफी सारे रशियंस वहीं पे इंजर्ड हो जाते हैं। आइस बाइक लेकर हॉपर वहाँ से भाग जाता है। जैसा कि रशियन पुलिस वाले ने बताया था कि आगे जाके उसे एक चर्च मिलेगा और वहीं पे नीचे उसे एक चाबी भी मिल जाएगी। यहाँ स्टीव, डस्टिन, ल्यूकस मैक्स को लेके उसके घर पे पहुँचते हैं, जहाँ पर मैक्स अपनी ग्रैंडमा के लिए एक लेटर रखती है और उसके बाद में अपनी मॉम को बाहर देखती है। अपनी मॉम को भी एक लेटर देती है। तो मैक्स की मॉम पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो मैक्स कहती है कि वैसे भी आपको पता है कि अभी हॉकिंस स्कूल के अंदर बच्चों को क्या क्या हो रहा है, मुझे भी मेरे लिए डर लग रहा है, अगर मुझे कुछ हो जाए इसीलिए बस मैंने एक लेटर लिखा है। तो मैक्स की मॉम कहती है तुम ये क्या बातें कर रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब मैक्स की मॉम मैक्स को गले लगाती है तो कुछ ही टाइम के अंदर वो जगह पूरी तरीके से बदल जाती है। वो औरत असल के अंदर वेक्ना थी, जिसने कि मैक्स को एक विजन के अंदर रख रखा था। वेक्ना यहाँ पे मैक्स को कहता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हुआ है, तुम्हें जिससे जो बात करनी थी अब सब कुछ खत्म होने वाली है। काफी देर हो जाती है, मैक्स कोई भी मूवमेंट नहीं करती है। तभी ये तीनों लड़के आते हैं और मैक्स को वापस से जगाते हैं। इस टाइम तक में भी मैक्स के पास अभी भी कुछ टाइम बाकी था। यहाँ नैन्सी और रॉबिन डायरेक्टर के साथ पूरे पार्क के अंदर घूमते और काफी सारे पागलों को देखते हैं कि आखिर उन्हें कैसे थेरेपीज दी जाती है। यहाँ पर म्यूजिक सबसे बड़ी थेरेपी है, क्योंकि एक वही चीज है जिससे कि ये मेंटल कनेक्ट कर पाते हैं। जो सबसे डेंजर पेशेंट्स होते हैं उनको काफी अच्छी सिक्योरिटी में रखा जाता है। विक्टर भी उन्हीं लोगों में से एक था। डायरेक्टर को कुछ काम था, इसी कारण वो रॉबिन और नैन्सी को अंदर अकेले ही जाने देते हैं। अंदर जाने के बाद इन दोनों को विक्टर मिलता है, लेकिन विक्टर इनसे कोई बात नहीं करता बल्कि पलट के बैठा ही रहता है। तब यहाँ पे नैन्सी बोलना शुरू करती है कि आप जिस इंसिडेंट से बाहर निकल कर आए थे, जो कर्ज आपकी फैमिली को लगा था, वो कर्ज वापस आ चुका है। अब तक 2 मौतें हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है अगिल के ऊपर, जो कि गाड़ी लेके पहुंचने वाला था। जब घर की डोरबेल बजती है तो स्टीव, विल और माइक अपना बैग लेके तैयार हो जाते हैं। इनको लगता है कि हमें बस यहाँ से बाहर ही निकलना है। दरवाजा खोलने के लिए जब 2 एजेंट्स में से एक एजेंट बाहर जाता है तो असल के अंदर बाहर आगिल नहीं बल्कि पूरी की पूरी आर्मी खड़ी थी, जो कि एक एजेंट को तो इंजर्ड कर चुकी थी और वहीं पे दूसरा एजेंट बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें साइड में से निकालता है कि जल्दी मैं तुम्हें कवर कर रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन आर्मी वालों की एक गोली इस एजेंट को भी लग चुकी थी। आगिल को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सब जल्दी जल्दी के अंदर उसकी वैन में बैठते हैं। ये एजेंट भी बैठता है, लेकिन उस टाइम पे उसे गोली लग चुकी थी। यहाँ यूरी जब अपने सारे पैसे गिन चुका था, इतनी देर के अंदर जॉयस और मरी की भी चाय खत्म हो चुकी थी। असल के अंदर यूरी ने इन दोनों को भी बहुत बड़ा धोखा दिया था। पैसे लेने के बाद इन दोनों को बेहोश कर दिया गया था। यहाँ दूसरी तरफ हॉपर बच के निकल गया था। उसे चाबी भी मिल गई थी एक चर्च के अंदर जाने की। चर्च के अंदर जाने के बाद भी उसे थोड़ा बहुत डाउट था, लेकिन वहाँ काफी सारे बॉक्सेस रखे थे। बॉक्सेस को ओपन करने के बाद हॉपर को पीनट बटर मिलता है, जो कि उसने इतने सालों बाद खाया। साथ ही साथ उसे कुछ ब्लैंकेट भी मिल जाते हैं। हॉपर वहाँ कुछ मिनट के लिए बैठा ही था और तभी वहाँ पे देखते ही रशियंस के काफी सारे लोग आ चुके थे। असल के अंदर यूरी ने रशियन पुलिस के साथ में एक बहुत बड़ी डील करी थी। सबसे पहले तो वो इस अमेरिका के कैदी यानी कि हॉपर को पकड़वाएगा, साथ ही साथ रशियन पुलिस वालों का एक बंदा जो कि धोखेबाज है उसे भी पकड़वाएगा और इसके अलावा 2 और अमेरिकी देगा। यूरी ने एक साथ काफी लोगों को धोखा दिया और उसे इन सबकी बहुत बड़ी कीमत मिलने वाली थी। यहाँ जॉयस और मरी भी बेहोश हो चुके थे। मैक्स को आखिरी बार बस बिली के पास जाना था और लेटर रखना था। ल्यूकस चाहता था कि वो मैक्स के साथ ही रहे, लेकिन मैक्स उसे अपने साथ ले जाने से मना करती है और कहती है कि मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। यहाँ नैन्सी और रॉबिन भी विक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमने वो आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर आपकी पूरी फैमिली की मौत हुई थी, लेकिन हम आपकी तरफ की बात जानना चाहते हैं
कि वो घर अगर हॉन्टेड है तो आखिर आप कैसे बच गए। तब विक्टर अपना असली चेहरा दिखाता है। जब वो पलटता है तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। विक्टर अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है कि उसकी फैमिली बहुत खुशहाल थी। वो एक आर्मी का सोल्जर था जो कि अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने बच्चों के साथ एक बहुत बड़े घर में शिफ्ट हुआ था। उसके 2 बच्चे थे। सब खुशी खुशी उस घर को एंजॉय करने लगे थे। 1 महीना बहुत अच्छे से निकला, लेकिन धीरे धीरे करके सबको अलग अलग विजन्स आने लगे। हमारे घर के आसपास मरे हुए जानवर मिलने लगे। बच्चे हमेशा डरे हुए रहते थे। बच्चों की बात में धीरे धीरे करके मेरी बीवी भी डरने लगी थी। उसे स्पाइडर्स दिखने लगे, अलग अलग सपने आने लगे और अब तो उन चीजों से मैं भी नहीं बच पाया था। मुझे भी काफी ज्यादा डर लगने लगा। मुझे लगा कि ये कोई आसपास का जानवर होगा। इसी कारण मैं घर के बाहर भी बैठा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे घर पे कोई कर्स है। वो सपने अब मुझे भी आने लगे थे। एक रात जब मेरी पूरी फैमिली डिनर कर रही थी और मेरा सबसे फेवरेट गाना बज रहा था, तभी वहाँ मेरी पूरी फैमिली मारी गई। मेरी पत्नी एकदम से हवा में चली गई। उसके शरीर की हर एक हड्डी टूट गई, आंखें चेहरे से बाहर आ गई। मेरे बच्चों को मैं वहाँ से लेके भागने वाला था, लेकिन तभी मेरे बच्चे भी वहीं गिर गए और उनकी भी शरीर की हर एक हड्डी टूट गई। मेरी बेटी तो वहीं मर गई, लेकिन मेरा बेटा कोमा में चला गया। सेम टाइम पे मुझे भी एक विजन आया, जो सपना मुझे सबसे ज्यादा डराता है। एक वॉर के अंदर जब मैं अपने एक साथी को नहीं बचा पाया, लेकिन उसी टाइम एक एंजल आया और मैं बस उसकी रोशनी की तरफ बढ़ता ही गया। मैं जब वापस होश में आया तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरी पत्नी और मेरी बेटी मर चुकी थी, लेकिन मेरा बेटा कोमा में चला गया और 7 दिन बाद वो भी मर गया। उनकी मौत का जिम्मेदार मुझे बताया गया और मैं क्रील फैमिली का सीरियल किलर बन गया। उस रात के बाद मुझे अरेस्ट कर लिया गया और हर रात मुझे वो सपना आने लगा। इसी के साथ में वो मॉन्स्टर भी मुझे डराता रहा। मैंने मरने की भी कोशिश करी, इसी कारण मैंने अपनी आंखें फोड़ ली। ये सारी बात सुनने के बाद नैन्सी और रॉबिन पूछते हैं कि आखिर आपको किसने बचाया, वो कौन सा एंजल था, आखिर आप कौन सी रोशनी के पीछे जाते गए। लेकिन तभी वहाँ पे डायरेक्टर पहुँच जाता है, जिन्हें पता चल चुका था कि ये दोनों स्कॉलर है ही नहीं। मैक्स यहाँ पे बिली की ग्रेव के सामने बैठी थी और उसे लेटर पढ़ के सुनाती है कि वो आखिर उसके बारे में क्या सोचती है। वो उसे माफी मांगना चाहती है, वो उसे बहुत प्यार करती है। सारी चीजें उसके जाने के बाद में बदल गई हैं। मैक्स के पास बिली के लिए काफी सारी चीजें थी। वो बिली के फादर के बारे में भी बताती है, जो कि उन्हें छोड़ के चले गए हैं। कुछ ही देर के अंदर वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट ब्लैक हो जाता है। हर जगह ब्लैक क्लाउड्स थे। अब मैक्स अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुकी थी, जिसे वेक्ना ने बनाया है और वेक्ना अब मैक्स को बिली बन के डराता है। बिली यहाँ पे मैक्स के सामने आके कहता है कि तुम्हें तो बहुत खुशी होगी, मैं तो मर गया हूँ और तुमने मेरी मदद तक नहीं की। मैं वहाँ मर रहा था, लेकिन एक बार तुम नहीं आई। मैक्स बार बार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, ये सब तुम गलत सोच रहे हो। तभी बिली यहाँ वेक्ना में बदल जाता है। यहाँ स्टीव, डस्टिन और ल्यूकस को लगता है कि काफी देर हो चुकी है, मैक्स को अभी तक वापस आ जाना चाहिए। ये लोग जब जाके देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मैक्स की आंखें पूरी तरीके से व्हाइट हो चुकी है, ऊपर चली गई है और वो दूसरे विजन के अंदर है। इसी के कारण डस्टिन यहाँ पे नैन्सी और रॉबिन को कॉल करके बात करने की कोशिश करता है कि अगर इन्हें विक्टर से कोई बात पता चली हो तो वो मैक्स की जान बचा सकते हैं। यहाँ मैक्स और रॉबिन उस मेंटल असाइलम से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर जल्द ही पुलिस वालों को इन दोनों लड़कियों को देने वाला था। यहाँ मैक्स वेक्ना से बच के छुपने लगती है। सेम टाइम पे रॉबिन और नैन्सी भी भाग जाते हैं और इन्हें डस्टिन का कॉल आता है और इन दोनों ने एक बात नोटिस करी कि जिस टाइम पे विक्टर वेक्ना के विजन के अंदर था, तब रेडियो पे उसका फेवरेट सॉन्ग चल रहा था। शायद यही एक कड़ी हो सकती है कि वो सॉन्ग सुनने के कारण विक्टर खुद की जान बचा पाया और उस सॉन्ग के जरिए वो वहाँ से बाहर भी निकल गया। यहाँ मैक्स भागती भागती विक्टर के घर तक पहुँच जाती है, जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था। गाइस, अब यहाँ पर एक थ्योरी और है, अगर विक्टर चाहता तो वो मैक्स को बहुत जल्दी मार देता और वो मैक्स को उसके घर तक भी नहीं पहुँचने देता। लेकिन मैक्स वहाँ तक पहुँची और उसने सब कुछ देखा कि विक्टर कहाँ रहता है। वो मैक्स को पकड़ लेता है और बस धीरे धीरे करके उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी दूसरी तरफ ल्यूकस मैक्स से बात करता जा रहा था कि कैसे उसके अच्छे मोमेंट्स थे लाइफ के अंदर, सब कुछ उसके साथ में बुरा नहीं हुआ है, काफी सारी चीजें उसके साथ में अच्छी भी हुई है। और अब जब डस्टिन को सॉन्ग्स का लॉजिक पता चल चुका था तो वो सीधा भागता है, मैक्स का फेवरेट सॉन्ग की कैसेट लाता है और मैक्स के कान पे हेडफोन लगा देता है, ताकि मैक्स उन विजन से बचने की कोशिश कर सके और वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ सके। मैक्स हवा के अंदर चली जाती है। वेक्ना ऑलमोस्ट मैक्स को मारने ही वाला था कि तभी अच्छे विजन्स याद कर करके मैक्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वेक्ना के चंगुल से बाहर निकलती है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा लूप खुला हुआ था। अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर एक और दरवाजा खुल गया था, जो कि उसे इस दुनिया के अंदर ला सकता है। मैक्स पूरी कोशिश करती है और वेक्ना सेम टाइम पे उसे मारने की कोशिश करता है, बड़े बड़े पत्थर उस पे गिराता है और उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी भी कोशिश नहीं करता कि मैक्स मर जाए। ऐसा लग रहा था कि वो मैक्स को जाने दे रहा है। मैक्स यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन के अंदर भागती हुई आती है और उस लूप से बाहर निकल जाती है और सीधा प्रेजेंट के टाइम के अंदर नीचे गिर जाती है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।